कालावली के रोड़ी में बीजेपी ने की जनसभा। मौके पर मीनू बेनीवाल ने ली बीजेपी की सदस्यता। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने पटका पहनाकर किया स्वागत। हिसार पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल का बयान, कहा हमने 9.5 सालों के दौरान प्रदेश में किया व्यवस्था परिवर्तन, जनता को दिया साफ और स्वच्छ प्रशासन। चंडीगढ़ लोकसभा के लिए बीजेपी ने किया प्रत्याशी का ऐलान। संजय टंडन पर जताया बीजेपी ने भरोसा। मौजूदा सांसद किरण खैर का कटा टिकट। फरीदाबाद के अनखीर गांव में बुजुर्ग महिला को गाय ने मारी टक्कर। कुत्तों से बचने के लिए भाग रही थी गाय। मौजूद लोगों ने घायल को इलाज के लिए कराया अस्पताल में भर्ती। करनाल में हरियाणा रोडवेज की बस बनी आग का गोला। चंडीगढ़ से जा रही थी बस गुरुग्राम। टेक्निकल फॉल्ट के चलते हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव का शोर अब बढ़ गया है क्योंकि पहले फेज के मतदान में लगभग एक सप्ताह का ही समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। बीजेपी की रैलियां और रोड शो में लगातार 400 पार का नारा गूंज रहा है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों में इस बार सत्ता में काबिज होने का विश्वास नजर आ रहा है। और बात करें अगर हरियाणा की, तो जहां विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए जनता अभी तक राह देख रही है, तो वहीं दल बदल रहे नेताओं की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ रही है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से एक के बाद एक झटके झेल रही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संस्थापक सदस्यों में शुमार निशान सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। निजी कारण का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ने की बात उन्होंने कही। और साथ ही हिसार के बरवाला से जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने भी पार्टी छोड़कर लगातार हो रहे इस्तीफों के बीच पार्टी पर कई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि निशान सिंह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जेजेपी के हालातों की अगर बात करें तो बात अब यहां तक पहुंच चुकी है कि जेजेपी को इनेलो के साथ मिलने के लिए इशारा देना पड़ रहा है, क्योंकि बीते दिन अजय चौटाला ने कहा कि अगर ओपी चौटाला पहल करते हैं तो फिर से वो लोग एक हो सकते हैं, यानी जेजेपी फिर से इनेलो में मिल सकती है। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला ने इस पुनर्मिलन से इनकार करते हुए कहा कि गद्दारों के लिए पार्टी में कोई भी जगह नहीं है। यहां पुनर्मिलन के सपने देख रही जेजेपी पर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष सोशल मीडिया के जरिए वार कर रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर जेजेपी और इनेलो के नेता वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। वार पलटवार की हद यहां तक हो गई कि एक दूसरे की जमानत जब्त होने की बात तक नेता कर रहे हैं। इन सबके बीच कई सवाल उठते हैं। क्या जेजेपी इनेलो फिर से एक होगी? क्या होगा जेजेपी का भविष्य? लगातार हो रहे इस्तीफों के बीच पार्टी आने वाले चुनाव में कैसे खुद को मजबूत बना पाएगी? आज इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। कोई साथ काम करने वाला जाता है, जरूर दुख भी होता है, मगर राजनीतिक जीवन के अंदर उससे आपके जो काम है, कार्य है, उनमें रुकावट नहीं आती। मैं इतना ही इस पे बोल सकता हूं कि संघर्ष चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सिखाया है। चौधरी देवीलाल जी के कभी भी हौसले नहीं टूटे और उनके जीवन के इतने वर्षों में हमने एक चीज सीखा है, कर्म कर फल की ना सोच, मेहनत करो, संघर्ष करो, जनता अपने आप ताकत देगी। 82 में पूरी मेजोरिटी को भजन लाल जी लेके भाग गए थे। हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हर चीज बिजली के लिए उनको जरूरी है। आज तो अगर किसी के गांव में 24 घंटे बिजली नहीं है ना, रिश्ता करने वाले रिश्ता करने नहीं आते, पहले पूछते थारे गांव में 24 घंटे बिजली है कि नहीं है। बोलो मेरी बात सच्ची है कि नहीं? कुल
मिलाकर मित्रों बहुत चीजें हमने की हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, खास करके बेटियों की पढ़ाई के लिए। 20 किलोमीटर पर कॉलेज जरूर होगा। हमने 35 नए कॉलेज लड़कियों के और इतने ही कॉलेज को-एड एजुकेशन के 70-72 नए कॉलेज खोले हैं। और जो बच्चे 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में जाते हैं, उन बच्चों की जो स्कूल की शिक्षा वाले बच्चे हैं, उनके आने जाने के लिए बसें नहीं है तो थोड़ी संख्या तो उनके लिए टेम्पो, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और उसका किराया सरकार देगी, किसी बच्चे को उसका पैसा देने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, एक युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया। पहले सरकारों के अंदर ये होता था कि सरकार आएगी, हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे, चाहे वो पढ़ने में अव्वल हो चाहे ना हो। लेकिन हरियाणा में एक का नारा दे करके आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक ही बात कहा कि हरियाणा मेरा पूरा परिवार है, और ये नारा दे करके उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया। शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, मैं पहला, शायद मनोहर जी को इस बात की जानकारी हो, पहले दिन सब पार्टियों का विलय हुआ था, जनता पार्टी का ये रामलीला ग्राउंड की सभा थी और उसमें वाजपेयी जी बोले थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, लोकदल सब करके जनता पार्टी बनी थी। उनका एक शेर था जो मुझे आज नहीं याद है, आपकी तरह भीड़ में खड़ा था, वैसे सभा दिल्ली में नहीं देखी। उसमें उन्होंने कहा था कि बाद मुद्दत के मिले हैं, वो शेर पढ़ते थे बड़ा हर सभा में, के बाद मुद्दत के मिले हैं ये आजादी के दीवाने। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। वैशाली तोमर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुसूरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुकी है। और विभा पांडे जी, प्रवक्ता जेजेपी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत विभा पांडे जी आपके साथ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। क्या हो गया पार्टी में? माहौल क्यों खराब हो रहा है? क्यों नेता छोड़ कर जा रहे हैं? आप तो प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा विधायक, क्या गड़बड़ी क्या चल रही है? क्या इनेलो, क्या जेजेपी को ये लग रहा है कि अब उसका अस्तित्व नहीं बचेगा? पहली बात तो सभी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। ऐसा है कि पार्टी हमने बहुत पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था, ये कोई आज की और हमारी पार्टी की बात नहीं है कि कोई नेता छोड़ के जा रहा है। जब भी चुनावी मौसम होता है, जब भी चुनाव आने वाले होते हैं, तो काफी लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, काफी लोग पार्टी ज्वाइन भी करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो नेता हमारा माननीय दुष्यंत चौटाला जी, जिन्हें INLD ने निकाल दिया था और ना पार्टी का लोगो दिया था, ना झंडा दिया था, ना कुछ दिया था, उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, 8-9 महीने में 10 विधायक लेके डिप्टी CM बन गए, तो उनकी कैपेबिलिटी पर तो कोई शक ही नहीं है। तो अगर 1-2 नेता जा भी रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी लोग ज्वाइन भी करें, तो इसके अंदर ना तो पार्टी का कोई लेना देना है, पार्टी में कोई हड़बड़ी मची हुई है या पार्टी में किसी का मोराल डाउन है या कोई नकारात्मक सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विभा जी, निजी कारण उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने अब उनको लेकर के चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष थे? अब वही कह रही हूँ, निजी कारण बताए हैं। अब कमलेश सैनी जी ने जैसे बोला था कि सामाजिक कारण है, तो किसी के निजी कारण है, किसी के सामाजिक कारण है। पार्टी के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, ना तो कभी नेता से कोई दिक्कत थी। अब किसी के अगर निजी कारण है तो आप उसे रोक नहीं सकते ना। अगर सुनिए, अगर दिक्कत नहीं है तो अजय चौटाला जी क्यों कह रहे हैं कि भाई इनेलो वाले अगर साथ लेने को तैयार है तो हम एक हो जाएं? नहीं, तो अब आप एक बात सुनिए, एक ये कहाँ किस इकोसिस्टम में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने ये बोला था, उनसे बहुत ही रैंडम किसी पत्रकार ने पूछ लिया था कि क्या आप जाएंगे INLD में अगर वो लोग बुलाते हैं, तो अगर आप देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरे पिताजी अगर बुलाएंगे, हमारे बड़े बुलाएंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे। वो एक सभ्य बच्चे हैं और अपने पिताजी की हमेशा उनमें आदर सम्मान रहा है, आज तक उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला। तो परिवार के लिए जो स्नेह है उन्होंने खाली वही बताया कि अगर बड़े बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जेजेपी ने ओवरऑल कभी भी INLD से कभी
सोचा ही नहीं है कि गठबंधन होगा या वापस एक मर्जर होगा, ये कभी बात ही नहीं आई है और ये पॉसिबल भी नहीं है। पर हाँ, कोई पूछेगा तो माननीय चौटाला जी बिल्कुल ये कहेंगे कि अगर पिताजी बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। अच्छा, तो नहीं तो जिस हिसाब से बात समझे इसको विभा जी, अंदर कुछ क्या? और बाहर कुछ और। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आप लिख के ले लीजिए। ऐसा नहीं होगा, कभी भी आईएनएलडी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। ये तो एक पूछा था, शिष्टाचार में उन्होंने बोल दिया कि अगर मैं बड़े बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा बात करने के लिए। नहीं, शिष्टाचार कहे या जो भी कहे, लेकिन बात तो वही होनी चाहिए। राजनीति की बात आ गई, राजनीति की बात इतनी बड़ी तक आ गई कि एक की दो पार्टियां हो गई, अब बाहर कुछ अंदर। चलिए ठीक है, आगे आपसे जवाब लेंगे। अनु सुरा जी बनी हुई है। अनु जी, पारिवारिक तौर पर ये कहा, उनके बच्चे हैं, ये बयान है जेजेपी के प्रवक्ता का, तो आपका इस पर क्या रिएक्शन है? कोई रिएक्शन ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और सारे प्रवक्ता भाई बहनों को नमस्कार। मेरा कोई रिएक्शन नहीं है। ये लोग डिजर्व ही नहीं करते कि इन पे रिएक्ट किया जाए। मेरी बहन को मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जो अभी कहा है, आप खुद जानती हैं कि आपने झूठ बोला है। जो स्थिति है पार्टी की वो क्या है इनकी, तो आजकल शुरुआत ही इनेलो से होती है। कोई बात इनेलो के विरोध के अलावा जेजेपी को बाहरी तौर पर बच्चों के तौर पर ये कहा कि मेरे पिताजी बुलाते हैं, लेकिन अंदर से तो कभी कोई गठबंधन होगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। वो हमारे पार्टी सुप्रीमो स्पष्ट कर चुके हैं कि गद्दारों के साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा, तो यही बात खत्म हो जाती है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है जेजेपी के जो नेता हैं या सुप्रीमो हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो किस लहजे में बोल रहे हैं, वो क्या परसेप्शन बना रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि इनेलो बहुत मजबूत है और हमें इन दुत्कारे हुए लोगों की, इस दुत्कारी हुई पार्टी की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। विभा जी, ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें तो इस दुत्कारी हुई पार्टी की जरूरत ही नहीं है। विभा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आपको मेरी पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने तो आपको हुआ है, ट्विटर पे भी बहुत चढ़ा हुआ है। मैंने आपकी हर डिबेट में यही बोला है कि आईएनएलडी को खाली मछली की आंख दिखती है। दुष्यंत चौटाला जी, हमारी तरफ से कभी कोई पहल नहीं होती। हमने कभी आईएनएलडी को कभी कुछ सोचा ही नहीं। जिसका एक विधायक है, उसका जिसका अब पता नहीं रहेगा, इनका नोटा भी इनका रहेगा कि नहीं, ये आपका मिनिमम वोट भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वही कह रही हूँ, हमारी तरफ से आईएनएलडी को हमने कभी नहीं दिया। अगर, और ये बात तो डॉक्टर अजय चौटाला हमेशा बोलते हैं, मुझे बड़े बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये पहली बार उन्होंने नहीं बोला है, वो हमेशा ये बोलते हैं, अगर आप देखेंगे। पर इस बार इन लोगों ने उस चीज को बहुत बड़ा बना दिया है और माननीय अभय चौटाला जी ने भी स्टेटमेंट दे दी है, जबकि वो ऐसी स्टेटमेंट्स भी देते हैं कि मर जाए केजरीवाल। उन्हें तो हम नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बुलाते हैं, जिन्होंने अपने भाई को धक्के मार के बाहर निकाल दिया, उनके बेटे को धक्के मार के निकाल दिया और जरा पूछा नहीं। और अब वो जब इतना ऊंचा बढ़ गए हैं, इनकी पहुंच से बाहर आ चुके हैं, तो ये अलग अलग टिप्पणियां उनके ऊपर देते हैं। तो ये तो आप भूल जाइए कि कभी भी, क्योंकि दोनों पार्टी का जो रवैया है बिल्कुल अलग है। अब आप प्रवक्ता जी का ही देख लीजिए, अभी मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का इनके बताया था, फिर लिम्का पिलाने पर लगी थी। मैंने कहा हमारी पार्टी में कभी किसी ने कुछ गलत नहीं बोला, जो भी छोड़ के जा रहे तो ये कहती है आप क्या उसका वेट कर रहे हैं, जो बेतुकी बातें हैं बिल्कुल। तो आप एक प्रवक्ता ही देख लीजिए, प्रवक्ता लीडरशिप से आता है, तो आप देखिए कि कैसे क्या क्या टिप्पणियां की जाती है, वो लीडरशिप से आती है। तो दोनों पार्टी का वे ऑफ वर्किंग बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग है। दोनों का मिलाप कभी भी नहीं हो सकता। पर हाँ, मैं आपको फिर से बोलती हूँ, आप कभी भी माननीय अजय चौटाला जी से पूछेंगे कि आपको अगर आपके पिताजी बुलाएंगे, आप जाएंगे बात करने, तो वो कहेंगे हाँ मैं जाऊंगा बात करने, क्योंकि ये उनका शिष्टाचार है। ठीक है, ये तो आने वाला समय बताएगा। खैर, विभा जी बने रहिए, और भी हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। वैशाली तोमर जी, वैशाली जी, दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। एक तरफ इस्तीफों की लगभग झड़ी है, हर दूसरे तीसरे दिन ये खबर आ ही जाती है कि जेजेपी से किसी ने इस्तीफा दे दिया। अब यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, मौजूदा विधायक ने इस्तीफा दे दिया, और बीते दिन जो बात चल रही थी कि भाई इनेलो जेजेपी ये सब एक हो सकते हैं, तो इस पर प्रतिक्रिया बीजेपी की क्या है?
इस पर नमस्कार। पहले क्या आप मानते हैं कि जब से बीजेपी से अलग हुआ है जेजेपी यानी कि गठबंधन टूटा है, संकट आन पड़ा है जेजेपी पर? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि बीजेपी सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जो देश की उन्नति, प्रगति, उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। अगर इससे कोई हट रहा है या इससे कोई अलग हो रहा है तो निश्चित जाहिर सी बात है कि उनमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है कि जो राजनीति के माध्यम से वो देश हित की नीतियों पर काम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए वो हट रहे हैं। और रही बात इस्तीफे और अन्य किसी चीज की, तो ये एक राजनीति में एक सामान्य सी बात है। इसे कोई इतना, मुझे लगता है इसको इतनी गंभीर दृष्टि से नहीं लेना चाहिए। जब चुनावी मौसम होता है तो कुछ लोग अपने स्वहित के लिए भी राजनीति करते हैं, कुछ देश हित के लिए भी राजनीति करते हैं। जो स्वहित के लिए राजनीति करते हैं वो दल बदलू की राजनीति करते हैं, और जो देश हित की राजनीति करते हैं उन्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, वो एक ही पार्टी में रहकर सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करते हैं। साथ ही साथ ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मेरे साथ दूसरी प्रवक्ता थी जो बोल रही थी, उनकी आवाज में थोड़ा इको प्रॉब्लम हो रहा था, तो क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हो रही है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ठीक है, धन्यवाद ज्योति जी। और जी पूछिए। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान बने हुए हैं, अंशुवत्स जी बने हुए हैं। अंशुवत्स जी, पहले तो सवाल इसी पर कि रिएक्शन आपका क्या रहेगा जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष छोड़ गए, और बीते दिन बात आई थी कि भाई जेजेपी और इनेलो एक साथ हो सकते हैं, बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। इस पर रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद मेन मुद्दे पर आऊंगी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि और अब तो ये भी बात आ रही है कि निशान सिंह जी आपके पार्टी में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस में। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जो भी राजनेता होता है, हर एक राजनेता की एक अपनी व्यक्तिगत एक राय होती है कि उस राजनेता को कहाँ पर महसूस होता है कि वो किस पार्टी में जाकर, किस दल के साथ या किस गठबंधन के जो सहयोगी होते हैं उनके साथ रहकर वो अपने जो बातें हैं, अपने जो विचार हैं, उनको अच्छे तरीके से जनता के बीच में रख सकता है। अगर आप देखेंगे, जैसे कई नेता जो है वो आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जैसे कल ही जो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। उससे पूर्व विजेंद्र सिंह जी, उनके जो बेटे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बीते कई यही लोग छोड़ के भी गए थे वत्स साहब, यही लोग छोड़ के गए थे, फिर यही लोग आ गए, फिर नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे उन लोगों ने बीच में जब वो छोड़कर गए, उसके बाद उन्होंने एक अनुभव महसूस किया कि ऐसा उन्होंने खुद ने भी कल अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग रही थी उसमें उन्होंने बात कही भी थी कि उन्होंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं जो एक राजनीतिक स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक स्वतंत्रता उनके पास वो थी नहीं, जो कांग्रेस पार्टी में उनको मिल रही थी कि वो अपने विचारों को, जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा सकते थे। कहीं ना कहीं वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि एक आइडियोलॉजी। वैशाली जी, आपका रिएक्शन लूंगी, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पर है, आपका रिएक्शन लूंगी। पहले वत्स जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। उन्होंने कहा कि उनको लगा कि कहीं ना कहीं इतना ज्यादा आइडियोलॉजिकल, देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी नेता जो होता है, जब आप दूसरे दल में जाते हैं तो लोगों की आपके साथ एक अपेक्षाएं होती हैं, लोग आपके साथ काफी उम्मीदें जोड़कर बैठते हैं। और जब वो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने कई मुद्दों पर ऐसा महसूस किया, चाहे वो पहलवान बेटियों का मुद्दा हो या कई अन्य मुद्दा हो, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि कहीं ना कहीं अगर वो अब नहीं जनता के लिए बोले, अगर उन्होंने अब हरियाणा की आवाज नहीं उठाई तो कब? लेकिन तो यही हवाला देकर वो पार्टी छोड़ते हैं, यही हवाला वो देते हैं कि भाई वैचारिक बाद में ज्वाइन भी तो करते हैं, बाद में ज्वाइन भी तो करते हैं, बाद में ज्वाइन भी तो करते हैं। कहते ना, घर का बूला अगर शाम को घर वापस आ जाते तो उसे घर का बूला थोड़ी ना कहते हैं। सुबह का बूला शाम को घर। अगर वो वापस अगर फिर से कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन्होंने भाजपा में गए, अगर ये कोई भी नेता होता है, भाजपा में जाता है, आईएलडी में जाता है, या जेजेपी में जाता है, किसी में भी जाता है, अगर वो बाद में फिर से इधर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में अगर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये महसूस कर रहे हैं ना कि यहाँ पे उनको वो एक स्वतंत्रता थी जो कि शायद उनको वहां पे नहीं मिल रही थी, तभी तो वो वापस आए ना। कुछ तो रीजन होगा, ये तो है नहीं कि यहाँ से चले गए। तो कई नेता जो है कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्यों शामिल हो रहे? क्योंकि आज अगर हमने ऑपोजिशन में रहकर भी जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया है और
आज ये जो संयुक्त इंडिया गठबंधन उसने ये महसूस करवाया है इस देश की जनता को कि हम लोगों ने मजबूती से बीते इन 10 सालों में जनता के मुद्दों को उठाया और भाजपा को उखाड़ फेंकने में हम कामयाब हो सकते हैं। तो जैसे आज जो नेता है वो वापसी कर रहे हैं कि हाँ कि हमें एक ऐसे दल के साथ जुड़ना चाहिए जहां पर हम अपनी बात को स्वतंत्रता के साथ रख सकते हैं, जनता के मुद्दों को उठा सकते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास बॉस जी, लेकिन वैशाली जी आप इस पर कुछ रिएक्शन देना चाह रही थी। जी, मैं ये बोल रही थी कि ये इन्होंने कहा कि वीरेंद्र जी जो है सुबह का भूला शाम को घर आ गया और उनको वहां पर जनता की सेवा करने की उनको स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। तो जनता की सेवा करने की स्वतंत्रता नहीं, ज्योति जी, उनको भ्रष्टाचार करने की स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अभी 10 सालों में उन्हें जो इतने वर्षों तक कांग्रेस में रहे, लेकिन बीजेपी में जो स्थान उनको मिला वो कांग्रेस में उन्हें कभी नहीं मिल पाया। लेकिन आज अगर उन्हें जनता पसंद नहीं कर रही है, जो जनता चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी जाति की पार्टी नहीं है, किसी धर्म की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश हित के लिए कार्य करती है। जो देश हित चाहेगा, जिसमें देश का हित होगा, उसी व्यक्ति को सामने लाकर टिकट दिया जाएगा। हमारी पार्टी में इस तरह से नहीं है। हमारी पार्टी में मोदी जी ने 10 सालों में इतने काम किए हैं कि कोई कह ही नहीं सकता कि जनता के लिए कार्य नहीं हो रहे हैं। आप बताइए, पहले 7 एम्स थे, अब 24 हैं। पहले 12 आईटी थे, अब 22 हैं। पहले 400 विश्वविद्यालय थे, अब 1100 हैं। 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन हो चुके हैं, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने सर पर छत मिली है। तो क्यों जनता की सेवा की राजनीति नहीं होगी? इस तरह की बातें करके लोगों को बरगला रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी ज्योति जी, अब युवा, अब महिलाएं, अब देश उतना आगे है कि इस तरह की बातें, इस तरह की टीका टिप्पणी से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं आपको यहीं बैठ के पूरा विश्वास दिलाती हूं कि जब रिजल्ट आएंगे यही लोग होंगे जो कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, लेकिन ये कार्य नहीं देखेंगे कि कितने कार्य हो चुके हैं, कितनी सभाएं हो चुकी है। 10 सालों में ये 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है। ठीक, और 10 सालों में गरीब लोगों को 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा गया। आगे समय देती हूँ आपको। व्हाट्सएप छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद अनु जी आपके पास आऊंगी। भ्रष्टाचार में जैसे उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पे उन्होंने इतना लंबा भाषण दिया, ठीक है, भ्रष्टाचार करने की आजादी नहीं मिली, कहा उन्होंने। हाँ, मैं इसी का इनको जवाब देता हूँ। जब हमारे जितने भी नेता थे, जिन पे भी आपने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जब आप उनको भाजपा में लेते उसके ऊपर, तब उनके ऊपर एक कार्रवाई नहीं होती, एक ईडी का संबंध नहीं होता। मैं आपको इतने सारे आज नाम गिना देता हूँ। नारायण राणे का नाम ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी का नाम ले लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा का नाम ले लीजिए, प्रफुल्ल पटेल का नाम ले लीजिए, अजीत पवार का नाम ले लीजिए, इतने सारे नेता है। जब वो भाजपा में गए उसके बाद से एक उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई नहीं। और अभी हाल फिलहाल में प्रफुल्ल पटेल जी को तो आपने क्लीन चिट भी दे दी। आप ही ने 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, उस टाइम पे आपने प्रफुल्ल पटेल जी पर इतना बड़ा घोटाले का आरोप लगाया और आज आप ही की ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट में जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, उनके ऊपर आपने विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, कल ही उनको क्लीन चिट मिल गई है हमारी जो सरकार की। तो इसमें पता चलता है कि जब जो नेता भाजपा के खिलाफ आवाज उठाता है, मुकद्दर से आवाज उठाता है, उसके ऊपर आप ईडी सीबीआई लगा देता है। लेकिन जैसे ही वो नेता आपकी पार्टी में आ जाता है, उसके बाद आपकी सारी जो ईडी की कार्रवाई है वो या तो धीरे हो जाती है या तो फिर वो कहीं ना कहीं केस में बंद हो जाते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, उन्होंने एम्स पे इतना सारी बातें करी। एम्स तो मोदी जी ने दरभंगा में भी खोल दिया था, पता चला कि वहां पे एक ईंट का पत्थर भी नहीं था। तो ऐसा आपने अगर विकास के कार्य किए तो इस देश की जनता को ऐसे विकास के कार्य नहीं किया। अगर आपने विकास किया तो वो सिर्फ महंगाई बढ़ाने में विकास किया है, जहाँ पे आपने 60 रुपए के पेट्रोल के डीजल के रेट को आपने 100 रुपए पहुंचाने का काम किया है। आज आपने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि आज 410 रुपए का गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया है। और जो आपने बात करी थी कि आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर जो पहुंचाया है, इसी में ही आज जो वित्त मंत्री ने भी इसको जो झूठ बोला था, जो आपकी सरकार ने झूठ बोला था, उसी को ही आपके आंकड़े जो है सरकारी आंकड़े हैं, वही उसको कहीं ना कहीं गलत साबित में जुटे हुए हैं। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया तो क्यों आज जो उपभोग है उसकी जो परसेंटेज है क्यों वो आज कम होती जा रही है? अगर आपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर पहुंचाने का काम किया है तो क्यों आज किसान आप ले लीजिए या फिर युवा ले लीजिए, उनकी आत्महत्या करने की संख्या सवालों पर आगे जवाब देंगे वत्स साहब, इन सभी पर चर्चा करेंगे वैशाली जी। लेकिन यहाँ पर एक
वक्त यहाँ पर ब्रेक का हो चला है, तो लौटेंगे जल्द एक ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में एक नए संकट ने जन्म लिया है जो चिंताजनक है। तभी ये मामला संसद में भी उठ गया। आप लगातार अखबारों में, टीवी पर, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि कोई किसी की शादी में डांस कर रहा था, डांस करते करते गिरा और डेथ। कोई जिम कर रहा था, तभी अचानक गिर गया और फिर कभी उठ ही नहीं पाया। कोई रामलीला में हनुमान का किरदार कर रहा था, स्टेज पर गिरा तो लोगों ने सोचा एक्टिंग कर रहा है, लेकिन गिरा तो गिरा ही रह गया। कोई चलते चलते तो कोई काम करते करते ही एकाएक दुनिया को छोड़ गया। इनमें से अधिकतर युवा थे जिनकी उम्र 40 के आसपास ही थी। अधिकांश युवाओं की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। चर्चा शुरू हुई तो तमाम मेडिकल रीजंस गिनाए जाने लगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है जिस पर हम और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दरअसल आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा तनाव में, टेंशन और स्ट्रेस में है। नंबर 1 बनने की एक होड़ सी लग गई है, दूसरों को पीछे छोड़ने की एक जिद सी हो गई है। आज मोबाइल नेटवर्क ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, इंस्टाग्राम ने दोस्तों की संख्या तो बहुत बढ़ा दी, लेकिन ऐसे दोस्तों की संख्या गिनती भर की भी नहीं छोड़ी जिनके साथ हम अपने मन की बातों को साझा कर सकें, शेयर कर सकें। इसलिए हम अंदर ही अंदर, मन ही मन में उन बातों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि हम एकाकी हो गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ऑल अलोन, टोटली अलूफ। दोस्तों, किसी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, अगर खोल लिया होता दिल यारों के साथ तो खोलना न पड़ता औजारों के साथ। दोस्तों, इन 2 पंक्तियों में कितनी गहरी बात छिपी है। इसलिए बेखौफ मस्ती के साथ जिंदगी जियो और मन में टेंशन की गठरी मत बनने दो। फिर भी अगर कोई तनाव या स्ट्रेस हो जाए तो मन ही मन घुटने की बजाय ऐसे 2-4 दोस्तों के साथ अपने सुख दुख शेयर करो जो उसका फायदा उठाने की बजाय आपका सच्चा हमदर्द हो। कहते हैं ना कि ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुसूरा जी, आपके पास अब आना चाहूंगी। चर्चा गंभीर चल रही है और आप कुछ रिएक्शन देना चाह रही थी, लेकिन उसी के साथ ही एक और सवाल मेरा भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चर्चा गर्म हो गई। जेजेपी बीजेपी में एक वार पलटवार का दौर यहां पर देखने को मिला, माफ कीजिएगा, जेजेपी और इनेलो में। तो ऐसे में अनूप धानक जी कहते हैं कि एक आदमी के अहंकार से, व्यभिचार से और साथ ही साथ आप जैसे चाटुकारों से उन्होंने माजरा साहब पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी बर्बाद हो गई है, विनाश होने चला है पार्टी का। जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो ये ही कहूंगी अनूप जी को। अनूप जी से ये उम्मीद नहीं थी, हालांकि वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि उन्होंने ये खुद बोला है या उनसे बुलवाया गया है। तो दुखद है, बिल्कुल दुखद है। और इससे ज्यादा मैं रिएक्ट नहीं करना चाहूंगी जेजेपी के नेताओं पे या जेजेपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन पे, क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थितियां हरियाणा में ये लोग फेस कर रहे हैं, गांव के अंदर इनका जो जबरदस्त विरोध हो रहा है, जनता जवाब दे रही है, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। इनका सामाजिक राजनीतिक बहिष्कार तो है ही है, सामाजिक बहिष्कार भी जननायक जनता पार्टी का आज जनता ने कर दिया है। हर जगह जहां भी भाजपा और जसपा के नेता जा रहे हैं, किसान और आम जनता इनको काले झंडे दिखा रही है, इनको गांव में घुसने नहीं दे रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि सिरसा के अंदर एक बार फिर आज भाजपा के प्रत्याशी का जबरदस्त विरोध किसानों ने और आम जनता ने किया है। इसी तरह से दुष्यंत को जगह जगह विरोध झेलना पड़ रहा है।
आज दिग्विजय की भी एक वीडियो वायरल हो रही थी। नैना चौटाला जी आज कह रही है कि हम किसानों से माफी मांगते हैं, और यही लोग थे जो कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि किसान आंदोलन तो एक बीमारी है। तो जनता देख रही है, ये लोग आज जिस स्थिति में हैं, ये रिएक्शन भी डिजर्व नहीं करते। मैं कहना चाहूंगी, मेरी भाजपा की बहन जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन्होंने रिसेंटली ज्वाइनिंग करवाई है नवीन जिंदल की, जिसके बारे में जो विचार हमारे प्रधानमंत्री जी के थे वो वीडियोज पूरी पब्लिक ने देखे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोयले की दलाली में जिनका मुंह काला हुआ है, जिनकी तिजोरी के अंदर लाखों करोड़ रुपए का कोयला पड़ा है, ऐसे लोगों को भाजपा ज्वाइन करती है और फिर कहती है कि भाजपा के अंदर भ्रष्टाचार की स्वतंत्रता नहीं है। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों। हिसार की बात करें तो कुलदीप बिश्नोई जी, जिनके ऊपर ईडी का दबाव था और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात भाजपा करती थी, लेकिन बिश्नोई परिवार से, भजनलाल परिवार से कुलदीप जी के लड़के को टिकट देते हैं। ये इन्होंने बात करी कि परिवारवाद के हम खिलाफ हैं, और ताऊ देवीलाल के सुपुत्र रणजीत चौटाला को ये हिसार में लेके आते हैं क्योंकि इनके पास 35 मिनट पहले पटका पहनाते हैं और टिकट दे देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई कार्यकर्ता टिकट लेने वाला था नहीं। उसके अलावा कितने ही परिवार में बताऊं। ठीक है अनु जी, चर्चा इन सभी मुद्दों पर करेंगे, लेकिन आपके रिएक्शन का एक थोड़ा सा रिएक्शन मैं विभा पांडे जी से भी लेना चाहूंगी। विभा जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, ठीक है विभा जी। सवाल मेरा आपसे यह है कि रामपाल माजरा जी कहते हैं कि राजनीति की नहीं सामाजिक अंत भी तय है जेजेपी का। गद्दारों की पार्टी में बस 4 लोग ही अब बचेंगे। मैं इसका जवाब दूं? जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे एक तो वैशाली जी की बात का जवाब देना है और इस बात का भी जवाब देना है। तो माजरा जी ने जो बोला है, तो पहले ये देख लें कि घर से अलग घर में फूट किसने डाली, और ये अपनी जमानत जब्त करने की पहले तैयारी शुरू कर दे। इनका पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये इनका, मैंने जैसे हमेशा बताया, इनकी मछली की आंख जेजेपी है। ये अपने ना संगठन पर काम करते हैं, ना ये कभी अपना लोगों की बात करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। इन लोगों ने, आईएनएलडी ने एक इवेंट रखा था, अपनी रैली रखी थी जिसमें 90 से ऊपर नेताओं को बुलाया था, कुल मिला के 9 लोग आए थे। उसी से समझ लो कि आईएनएलडी की क्या प्रेजेंस है हरियाणा में और नेशन में। कम से कम हरियाणा के ही नेता आगे होते, वो भी नहीं आए इनके स्टेज के ऊपर। इनका इतना बुरा हाल था। और ये जेजेपी पार्टी को बोल रहे हैं जिसने डिप्टी सीएम दिया, और वो डिप्टी सीएम जिसका नाम बच्चे बच्चे को पता है, पिछले 5 डिप्टी सीएम का तो नाम भी नहीं पता। तो बहुत ही हास्य वाली बातें जो आईएनएलडी की तरफ से आ रही है, क्योंकि इनका पूरी राजनीति जेजेपी के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि इन्होंने एक हीरा लूज कर दिया। अब परिवार को, वो उधर वाले परिवार को नहीं हजम हो रहा, और जैसे उनका हमेशा रहा है कि परिवार में फूट डालना, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना, ये वही सारा चल रहा है। और माजरा जी खुद देख लो, हम तो उन्हें कौशल रोजगार की पहली भर्ती कहते हैं आईएनएलडी में। अच्छा, दूसरी चीज मैं वैशाली जी का जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने एक बात बोली कि जो भी बीजेपी से अलग होता है, इसका मतलब वो विकास नहीं चाहता है। बस मुझे इसी बात का जवाब देना है कि इनसे बताइए, पहली बात तो जेजेपी ने नई सरकार बनने में मना किया था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जब रिजाइन हुआ तो सारे मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन अपने आप आ गया। और जेजेपी ने नई सरकार में हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? जनहित में नहीं दी, प्रदेश हित में नहीं दी। हमने प्रदेश हित में ये बोला 5100 आप पेंशन करिए। हम 1-1.5 साल से लगे हुए थे, 5100 पेंशन करिए, जो हमारे मैनिफेस्टो में था। इन्होंने कहा सोच विचार करेंगे। अरे 4.5 साल में आप 5100 पेंशन नहीं करने दे रहे थे जेजेपी को, आपने इतनी लिमिटेशन की कि उसके बाद भी आप लास्ट मोमेंट पर कह रहे हैं कि हम सोच विचार करेंगे, और फिर बोल रहे हैं जो जनहित में पार्टी काम नहीं करती वही बीजेपी छोड़ के जाती है। पहली बात तो बीजेपी आप ये बोल ही नहीं सकते कि कौन छोड़ के गया। हमने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि हमारा प्रदेश हित में जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र
था वो हम नहीं पूरा कर पा रहे थे बीजेपी के साथ रहते हुए, इसलिए हमने 1 साल से हमारी नाराजगी चल रही थी और इसके बाद हमें और नाराजगी दिखाने का और कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए हमने अलायंस तोड़ा। बिल्कुल, हमने नई सरकार में अपना नहीं दिया। और एक और चीज, आपको छोड़ रहे हैं आपके नहीं, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ उसमें दिल्ली से चंडीगढ़ से लेके हर जगह जाके माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने फार्मर्स की बात रखी, विद इन बीजेपी और विद इन द स्टेट, विद इन द सेंटर, हर जगह बात रखी और उन्होंने 14 फसलों पर MSP दिलवाई। और ये हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कहती है जो जनहित में काम नहीं करता वो छोड़ के जाता है। ये तो वही बात हुई जो बीजेपी के साथ में वो एंटी नेशनल है। इन लोगों का मोदी जी के अलावा कोई मुद्दा नहीं रहता, ये खाली मोदी जी करते रहते हैं, चाहे इनका पार्षद हो चाहे इनका ऊपर नेता हो। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। लीजिए जवाब। आवाज आपकी नहीं आ रही है, शायद म्यूट है। नहीं, अभी आवाज आ रही है? आ रही जी, सबसे पहली बात तो ये है विभा जी कि आपको इतना नाराज होने की जरूरत नहीं थी और दुष्यंत चौटाला जी के बारे में इस तरह से बिल्कुल नहीं कहा गया, ना ही हमारी पार्टी। आपको एक्चुअली क्या है ना, जितनी सारी बातें आपने कही हैं, जो आपने अच्छे कार्यों की चर्चा की वो आपने बीजेपी की कर दी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चर्चा होनी चाहिए, जनहित के कार्य होने चाहिए, चाहे कोई भी करे। अब दोनों का गठबंधन था तो दोनों को ही करनी थी, पर उसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए थी कि दुष्यंत जी ने बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से सरकार चलाई और हमारे बीजेपी से उन्हें कोई भी किसी भी तरह से ऐसा नहीं कहा गया कि आप छोड़ दीजिए। उन्होंने ये 5100 रुपए की बात नहीं है, फिर आपको गलत ही जानकारी है। आप पहले ऊपर बात करिएगा, चैनल पे बैठने से पहले पूछिएगा कि किस वजह से गठबंधन टूटा है। गठबंधन इस वजह से नहीं टूटा है कि 5100 रुपए उनको वो देना था, गठबंधन टूटा है कि उन्हें जो सीटें चाहिए थी उतनी सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे। चैनल पर बैठते हैं या फिर जब भी अपनी बात रखते हैं तो वो एक ही बात कहते हैं कि भाई 5100 पेंशन नहीं हुई इसलिए इस्तीफा दे दिया गया, इसीलिए गठबंधन टूट गया। एक्चुअली इस विषय का ये अब देखिए, कुछ तो अपने बचाव में विपक्ष है, कुछ तो उनको बोलना ही पड़ेगा। अब वो ये तो नहीं बोल सकते चैनल पर बैठ करके हमें जो सीटें चाहिए थी। यहाँ तक बात आती है ना, जेजेपी के प्रवक्ता ये तक कहते हैं कि भाई सीएम पद ऑफर किया गया था, वो भी उन्होंने ठुकरा दिया चौटाला साहब ने। ये देखिए, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने को तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि कल कुछ भी मैं कल को मुख्यमंत्री बन जाऊंगी, ये पॉसिबल है क्या? कहने को तो कोई कुछ भी कह दीजिए, आप कुछ भी कह दीजिए, कहने को क्या कह सकते हैं। लेकिन बात सही ये है कि उन्होंने जो सीटें मांगी थी, जितनी सीटें मांगी थी, बीजेपी उस पर तैयार नहीं थी। एक म्यूचुअल बात के साथ उनको मना किया गया, ना ही तो इसमें कोई विवाद था और ना ही कोई बात थी। और दूसरा, मेरी प्रवक्ता दूसरी बहन ने कहा कि नवीन जिंदल जी को ले लिया या इनको ले लिया या बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं थे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इवन ज्योति जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे पास जो भी आना चाहे हमारी पार्टी उसका तहे दिल से स्वागत करती है, तहे दिल से आ सकती है। और हमारी पार्टी में अगर आप चाहें आप आ जाइए, हम आपको प्रवक्ता बना लेते हैं। हमारी एंकर आना चाहेंगी तो हम उनको बना लेंगे। अगर कोई हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, हमारी नीतियों के साथ चलना चाहता है, राजनीति सफर का कुछ सोचा नहीं है। लूंगी आपसे आगे जवाब। फिलहाल अनुजा आपके पास जाऊंगी, लेकिन कार्य करना चाहता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। व्हाट्सएप ठीक है वैशाली जी। एक मिनट ज्योति जी 1 मिनट। विभा जी ने कहा, आप मुझे सुन रही है ज्योति जी। विभा जी ने कहा कि हमारे पास और कोई काम नहीं है, हम सिर्फ मोदी जी करते रहते हैं। हाँ, हम सिर्फ मोदी जी करते रहते हैं क्योंकि उन्होंने इतने काम किए हैं। इनके पास तो गर्व करने का, अपने नेताओं के पे गर्व करने का कुछ है ही नहीं। हमें अपने नेता पे गर्व है, हम मोदी जी करते हैं। मैं आज इस चैनल पे बैठ के कहती हूँ कि रायबरेली जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेरे भाई कह रहे थे, अपनी रायबरेली जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के चली गई वहां से और दूसरी जगह जाके सोनिया गांधी जी क्या देश संभालेंगे? इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो छोड़ दी, उसमें तो कुछ कर ना पाए। मैं यहाँ बैठ के इस चैनल पे कहती हूँ कि अगर मेरे नेता में इतना दम है, मेरे नेता के नाम में इतनी ताकत है कि अगर कल मुझे टिकट दिया जाता है जहां पर मैं गई भी नहीं हूं, जिस धरती पे मैंने पैर नहीं रखे, उससे भी मैं जीत जाऊंगी। ये है मोदी जी की शब्द, ये है मोदी जी के नाम का चमत्कार। इनके किसी नेता को कहिए तो जरा कि उनके नाम से जीत जाए। हमारे वैशाली जी ने भी कहा है, जो इतने पुराने नेता हैं। आगे जवाब आपसे लूंगी, समय की थोड़ा सा पाबंदी यहाँ पर होती है और भी लोग यहाँ पर हैं। व्हाट्सएप नाम ही काफी है जीतने के लिए, इन्होंने कहा है। और इसी के साथ ही एक बेहद गंभीर सवाल और भी है। आज सीएम साहब कहते हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा कि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये जो सीधा निशाना था वो कांग्रेस पर ही था। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो,
ये सब करने से पहले अपने पूर्वजों के कामों को देख लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने देश तोड़ने का काम किया है। मैं तो मानता हूँ हम लोग अपने पूर्वजों का काम देख रहे हैं और इस वजह से आज हम सब उस काम को लेकर ही आज यहाँ पे बैठ पाए हैं। जिस इंटरनेट का भाजपा विरोध करती थी, आज उसी इंटरनेट की बदौलत आज हम सब लोग ये डिबेट कर पा रहे हैं जो राजीव गांधी जी लेकर आए थे। ये हमारे ही पूर्वज थे, ये हमारे ही पूर्वज थे जब उन्होंने हरित क्रांति जैसे हमारी इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने लेकर आई, जिसकी वजह से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया, ना कि मोदी जी की तरह झूठ बोलने का काम किया। इन्होंने कहा कि इनके नेता का तो चेहरा नाम ही काफी है। मैं एक दिन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर इनके नेता का चेहरा ही काफी है तो मणिपुर से क्या मोदी जी चुनाव लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे? मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए। अगर मोदी जी मणिपुर से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो वहां से जीतेंगे? आप इस बात को मुझे आप जवाब दीजिए। और दूसरी चीज, आपने रायबरेली को लेकर बड़ा बात किया कि भैया 2-2 सीट वगैरह इतना सब चीज। 2014 में मोदी जी भी 2 सीटों से लड़े थे, गांधीनगर और वाराणसी। क्यों उन्होंने 2 सीट को चुना और क्यों उन्होंने गांधीनगर जो अपनी पुश्तैनी सीट थी उसको उन्होंने पुश्तैनी तो नहीं थी, लेकिन क्यों उन्होंने 2 सीट लड़ने का उन्होंने तय किया? गांधीनगर और वो गांधीनगर जो उनका गुजरात जो उनका पूरा पुश्तैनी एक जो जगह है राज्य जहाँ पे इतने टाइम के लिए वो मुख्यमंत्री रहे थे, क्यों उस राज्य को उन्होंने छोड़ने का तय किया? तो आप सोचिए 2 सीटों से नेता जो होता है ना। और पहली बात उन्होंने एक बात कही कि सभी नेता जो है इनकी पार्टी में वेलकम है। मुझे लगता है कि सर अनु सूरज जी जो है या फिर कोई भी अन्य पार्टी कोई भी इनकी पार्टी में जाकर प्रवक्ता नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कंगना रनौत जी जैसे हो या फिर आपके जो मुख्यमंत्री हैं ऐसे लोगों को हमें डिपेंड करना पड़े जिनको यही नहीं पता कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी जो थे वो सुभाष चंद्र बोस नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी ऐसे नेताओं को डिपेंड करना चाहेगा। या फिर आपके जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो कहते कि भैया 1951 में देश को आजादी मिली थी, उनको यही नहीं पता कि आजादी कब मिली है। तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे नेताओं को हमें डिपेंड करना पड़े। और आपने जो बात की ना कि सभी आपकी पार्टी में वेलकम है, एक नेशनल न्यूज चैनल पे आपकी ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्या आपकी पार्टी में सभी वेलकम है? उन्होंने कहा एवरीवन इज वेलकम। उन्होंने पूछा कि करप्ट भी सब लोग, उन्होंने फिर भी कहा हाँ एवरीवन इज वेलकम, चाहे करप्ट हो, चाहे रेपिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, मर्डरर हो, किसी के ऊपर केस भी हो, एवरीवन इज वेलकम। ये आपका चरित्र है। और इसके लिए मैं आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा, कर्नाटक में कैसे ब्लास्ट होता है, बाद में एनआईए की टीम पकड़ी, जब जांच करती थी तो पकड़ा जाता है कि भाजपा का ही एक नेता उसमें शामिल था। IIT BHU में जब एक बच्ची के साथ जब रेप होता है स्टूडेंट के साथ पकड़ा जाता है, इसमें ही भाजपा की IT सेल के लोग शामिल थे। और जब रेलवे पे 4 करोड़ के कैश के साथ एक व्यक्ति पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो भाजपा का ही नेता था। तो किस प्रकार से भाजपा तमाम ऐसी चीजों में फंसी हुई है, ये सब स्पष्ट तौर से दिखाई देता है। तो आपका जो चरित्र है वो सब लोगों को दिख रहा है। आज 10 साल आपकी सरकार को हो चुके हैं और इस 10 साल में आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, और ये देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री जब चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं तो अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करते हैं। वो ये बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग है या फिर मणिपुर पे वो झूठ बोलने की बात करते हैं। आपको बताना चाहिए कि आपने जो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था उसका क्या हुआ? आपने किसानों की आय को दुगनी करने का बात किया था, उसका क्या हुआ? आपको बात करना चाहिए कि आपने किस प्रकार से युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। ठीक है, लौटूंगी बस समय की थोड़ा सा कमी है, वैशाली जी आप पर भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले अनु जी छोटा सा रिएक्शन आप देना चाह रही थी। जी, जब मैंने मेरी भाजपा की प्रवक्ता बहन से सवाल किया कि नवीन जिंदल जिसे आपके प्रधानमंत्री कोयला चोर कहते थे, उसे आप अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाते हो, ज्वाइन कराते ही टिकट पकड़ा देते हो, उस पे आपका क्या रिएक्शन है? क्या आपकी पार्टी में कोई वर्कर नहीं था? तो जवाब को गोलमोल करते हुए बहन जी कहती है कि चाहे आप ज्वाइन कर लीजिए। बहन जी, हर महिला कंगना रनावत नहीं होती, हर महिला कंगना रनावत नहीं होती जिसको लगता हो कि 2014 में ही देश आजाद हुआ है। मैं कहना नहीं चाहती थी क्योंकि आज मैं उस माइंड सेट में नहीं थी, लेकिन चंदा चोर पार्टी पे थूकता है भारत। 6500 करोड़ का चंदा पूरे देश के उद्योगपतियों के गले पे अंगूठा रख के जिस प्रधानमंत्री ने फिरौती मांगी है, शर्म आनी चाहिए इस पार्टी को, ऐसे तड़ी पार नेताओं को।
चलिए, हम हरियाणा वासी देखना भी नहीं चाहते भाजपा की तरफ ज्वाइन करना तो बहुत दूर की बात है। आपके नेताओं का क्या हश्र हो रहा है धरती पे, वो वीडियोज पूरे हरियाणा में वायरल हो रहे हैं। और आप ने ये सोच भी कैसे लिया कि भाजपा के अंदर कोई महिला शामिल होना चाहेगी? आपके सोनीपत के जो अभी सांसद थे, उनके वीडियोज जिस तरह से वायरल होते हैं, मैं तो हैरान हूं कि भाजपा के अंदर कोई महिला रह कैसे सकती है। ठीक है अरुण जी, लौटूंगी आपके पास, समय की थोड़ा सा कमी है। वैशाली जी, तीनों के सवालों का जवाब एक साथ, दोनों के सवालों का जवाब एक साथ। बस मैं ये कहना चाहूंगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तई वैसी। इन्हें 2014 से पहले ये बहुत सुरक्षित रही होंगी, ठीक है। इनको रास्ते, महिलाओं के बलात्कार, जिस तरह की अभद्र टिप्पणियां, जिस तरह के काम, मैं नवरात्रों में अपने मुंह से इस तरह की बातें नहीं करना चाहूंगी। वो आप अभी थोड़ा समय रुक जाइए, 2 महीने की बात है, जनता सभी चीजों का जवाब दे देगी। क्योंकि मैं जानती हूं कि चाहे अभिनंदन की मां से पूछ लो, चाहे कश्मीरी हिंदुओं से पूछ लो, या अयोध्या के संतों से पूछ लो, और कोठारी बंधुओं से पूछ लो, और चाहे यूक्रेन में पढ़ रहे विद्यार्थियों से पूछ लो, और चाहे कतर से आ रहे वापिस सैनिकों से पूछ लो, और चाहे किसान निधि सम्मान पाने वाले उन किसानों से पूछ लो, ठीक है। इसरो के वैज्ञानिकों से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो। 3 तलाक से जो सुरक्षित हुई हैं महिलाएं, उनसे पूछ लो। और सीमा पर खड़े हुए जो सैनिक हैं, उनसे पूछ लीजिए कि जब वो खड़े थे, सिर्फ अब सही मायने में वो महसूस करते हैं। वैशाली जी, आपकी आवाज यहाँ पर नहीं आ पा रही है, आपको रोकना चाहूंगी, शायद आपकी ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई है। वैशाली जी, मेरी आवाज आप सुन पा रही हैं? चलिए ठीक है। विभा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? विभा जी तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे आ रही है। आपको आ रही है मेरी? बिल्कुल। तीनों को आपने सुना, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, अभी बीजेपी की अगर प्रवक्ता चली गई हैं तो मैं उनका क्या जवाब दूं, पर फिर भी हमारे जो श्रोता है उनके लिए बता देती हूं कि उन्होंने कहा कि जो भी काम किया बीजेपी ने किया, मैंने उसकी बात गिनवा दी। तो हमारी 11 मिनिस्ट्री जो जेजेपी के अंडर आती थी, उसके मैं गिनवाने काम शुरू कर दूंगी तो बेस्ट परफॉर्मेंस वही रही है 11 मिनिस्ट्री। और ये डिबेट थोड़ी छोटी पड़ जाएगी उसके लिए। और एक बात उन्होंने फिर बोली कि बात कहने के लिए कही है कि हम 5100 और सीएम। मैं कह रही हूँ, हमारे नेता ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जर्नलिस्ट को एक ही बात बोली कि हमने 5100 लास्ट ऑप्शन था नेगोशिएशन। जब इन्होंने मना किया, हम गठबंधन से बाहर आ गए, हमने नई सरकार को सपोर्ट नहीं किया। इनके किसी भी वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, जो अलायंस डिसाइड करते हैं, उन्होंने आज तक इस बात का खंडन नहीं किया। पर ये प्रवक्ता लोग सारे बैठ के एक ही बात बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता किस अथॉरिटी से ये बोलते हैं, इनका संगठन कैसे चलता है। ये बात बहुत ही गलत है कि राष्ट्रीय लेवल की जो बातें हैं वो यहाँ नीचे ना किसी नेता ने खंडन किया, ना जेपी नड्डा जी ने खंडन किया, जिनके साथ बातचीत हुई थी दुष्यंत चौटाला जी की। तो ये तो बहुत ही दुखद चीज है कि नड्डा जी के बेसिस पर ये सारे लोग अपनी बात बोल रहे हैं कि नहीं ये तो फालतू की बात है, कहने को कुछ भी कह लेते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी जो बीजेपी अब देख लेते हैं, जैसे वो खुद ही कह रही है कि 2 महीने में पता चल जाएगा। तो हम खाली हरियाणा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लोकसभा में, हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम अपना देखना चाहते हैं कि हम प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं। तो जेजेपी में फिर से कह रही हूँ 10 की 10 लोकसभा सीट के ऊपर लड़ेगी और हमारा मेन एम है कि हम हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे। ना हमने रिलीजन की कभी पॉलिटिक्स की, ना कभी कास्ट की पॉलिटिक्स की, हमने और किसी की चीज की पॉलिटिक्स की, हमने सिर्फ हरियाणा के हित के लिए पॉलिटिक्स की है और हम हमेशा वही करते रहेंगे। ठीक है वैशाली जी, मेरे को सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसका जवाब दीजिए। और साथ ही एक जो आरोप बार बार लगता है विपक्ष की तरफ से आपके कि आपके पास अपने नेता नहीं है, आप दूसरे नेताओं को टिकट देते हैं जो आपके पास शामिल होते हैं, या इस तरीके के आरोप जो है वो लगातार लगते हैं। देखिए, इस तरह के आरोप लगाना बेबुनियाद है, बेकार है, क्योंकि जिसको जनता चाहती है, आप देखिए जिसको जनता चाहेगी उसी को तो टिकट दिया जाएगा, जिसे जनता चाहती है। और मैंने क्या कहा, हमारी पार्टी खुले दिल से स्वागत करती है सबका, कोई भी आ जाइए। और दूसरा, मैंने ये भी बता दिया कि हमारे नेता का नाम ही काफी है। राव इंद्रजीत जी इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कल अपनी सभा में क्या कहा, लुटेरे हो, सबको बुलाते हैं बीजेपी वाले। बस मैं ये कहना चाहूंगी ज्योति
ज्योति जी, हमारी जो पार्टी है वो अनुशासन की पार्टी है। आप मुझे बताइए, जब आप मुझे मेरे अपने घर में बुलाती हैं, सुनिए मेरी बात, आप मुझे अपने घर में बुलाती हैं तो क्या मेरा राज चलेगा कि आपका? बस मुझे इतना बता दीजिए। जाहिर सी बात है मेरा ही राज चलेगा। बस तो अब इन कम शब्दों में आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो आ रहे हैं वो ये जानते हैं कि जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ अनुशासित होकर ही हो सकता है। अन्य पार्टियों की तरह से आप अपनी मनमानी करें, देश को लूटने की कोशिश करें, वो ये यहाँ नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, वत्स साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं कि चलेगी हमारी, जो भी आएगा उनका कहना है कि भाई आ कोई भी जाए लेकिन चलेगी बीजेपी की ही। नहीं, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, देखिए इन्होंने एक बात की थी कि जिसको जनता चाहती है उसी का ही ये वेलकम करते हैं। मेरा तो मानना है कि जितने भी विपक्ष के नेता होते हैं, जो भी लोग मुखरता से जनता की आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध की बात हो, उन सब मुद्दों को उठाते हैं, ये देखते हैं। इन्होंने खुद आज ये बात स्वीकार कर ली, उसके बाद ये ईडी सीबीआई यूएसडी के पीछे लगा देते हैं और उसको कोशिश करते हैं और मजबूर करते हैं। पहले छोटा छोटा ऑफर देते हैं, चलो काम करते हैं, चलो इतने में सेटल हो जाए, इतने में सेटल नहीं हुए तो चलो ईडी सीबीआई लगा दो, ईडी सीबीआई से करके फिर उसके बाद भी उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। इसलिए जितने भी ये नवीन चिंतन जी की आप बात कर लो, जितने भी तमाम आप नेताओं की बात कर लो, जितने भी कांग्रेस या विपक्ष के नेता है जो विपक्ष की जो जनता की आवाज उठाते हैं, उनको ये अपने उसमें ले लेते हैं। और यही इन्होंने बात करी कि सीमा की अगर बात करनी हो, अगर सीमा के लिए, तो आप जवानों से पूछ लीजिए, किसानों से पूछ लीजिए हमने क्या विकास कार्य किए। हमें अगर आपके विकास कार्य को देखना है ना, तो हमें सीमा की स्थिति को जानने के लिए सैनिकों से पूछने की जरूरत नहीं है। हम लोग लद्दाख के लोगों की स्थिति को जान रहे हैं, किस प्रकार से लद्दाख के लोग आज खुद पूरा लद्दाख सड़कों पर आकर आज बता रहे हैं कि किस प्रकार से चाइना जो है आज किस प्रकार से वो हमारी सीमा के अंदर घुस चुका है। और ये देश देख रहा है कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री जी हैं वो मौन होकर बैठे हुए हैं। अमित शाह जी वो क्लीन चिट दिए जा रहे हैं, मोदी जी क्लीन चिट दिए जा रहे हैं और पूरा लद्दाख आके बैठा हुआ है। आज हम अपने जो पेट्रोलिंग पॉइंटर्स में जा नहीं पा रहे हैं, आज ये स्थिति है। और ये स्थिति हमें लद्दाख के लोग दिखा रहे, वीडियो बनाकर दिखा रहे कि किस प्रकार से वहां पे उन्होंने जो सोनम वांगचुक जी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से स्थिति इस प्रकार से हो गई है अग्निपथ योजना की वजह से कि देश के लोग चाइना में जाकर भर्ती हो रहे हैं। ये स्थिति आज इस देश की हो गई है। लद्दाख में ये जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो रीजन है वहां पे कि लोग बस चाइना में जाकर हो रहे हैं। किसानों की स्थिति जानने की, आपने किसानों को लेकर क्या विकास की स्थिति, हमें आपकी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। हमें स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। कि आप यहाँ पे किसानों की हितैषी की बात करें, एक कीमत लास्ट चीज में कहकर खत्म करो, लास्ट कहकर खत्म करो। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है आपकी कथनी करनी में क्या अंतर है। आप यहाँ पे किसान हितैषी बता रहे हैं, फिर उसके बाद जब किसान आंदोलन करते उसके बाद आप उनपे आंसू जैसे गोले चला देते हैं, कीले बिछा देते हैं, किस प्रकार से आप उन पर बर्बरता बरतने का काम करते हैं। कई किसान घायल हो गए हैं, कई किसान शहीद हो गए हैं और उसके बाद भी अगर आप अपने आपको किसान हितैषी बता रहे तो आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए ठीक है, अनु जी लास्ट रिएक्शन भी इसको आपका समझूंगी, उसके बाद वैशाली जी आपके पास आऊंगी। जी मेरी भाजपा की बहन ने कहा कि जनता जिसको चाहती है हम उसे अपनी पार्टी में ले आते हैं और टिकट दे देते हैं। मतलब मेरी बहन खुद ये स्वीकार कर रही है कि जनता भाजपा के नेताओं को नहीं चाहती है और क्योंकि भाजपा के नेताओं को जनता नहीं चाहती इसलिए इनकी मजबूरी है कि दूसरी पार्टियों से नेताओं को दबाव डाल के लेके आए और उन्हें टिकट देने का काम करें। तो इतना मतलब आपने एक चैनल के ऊपर ये बात स्वीकार कर ली है कि जनता जिसको चाहती है, यानी जनता भाजपा को नहीं चाहती है और क्योंकि जनता भाजपा के नेताओं को नहीं चाहती है इसलिए आप कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन पर ईडी का दबाव डाल के उनको लाएंगे। तो आप हुड्डा साहब को भी ले आइए, उनके खिलाफ भी आप लोग बहुत बोलते थे, आप वाड्रा को भी ले आइए। समय की कमी है। वैशाली जी लास्ट रिएक्शन।
थोड़े दिन पहले वीरेंद्र जी जो पार्टी ज्वाइन करी है उन्होंने दूसरी, उनका एक बयान वायरल हो रहा था, उनकी एक ऑडियो वायरल हो रही थी कि मैं रोहतक से लड़ लूं लेकिन मेरे 4 विधायक मेरे ही खिलाफ लड़ जाएंगे। ये एक्चुअली दिक्कत क्या है इनकी, ये लोग अपनी पार्टी की बातें बताते हैं। अब जो ये आरोप लगा रहे हैं वत्स जी यहाँ बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि लोग इन्हें सुन रहे होंगे और युवा इन्हें सुन रहे होंगे और इनकी बातों में आ जाएंगे। कोई नहीं आने वाला है भैया, थोड़ी आंखें खोल लो। जो वहां किसान बैठे हुए थे ना, जो किसान बैठे हुए थे, सिर्फ हरियाणा के किसानों को ही नुकसान है और कहीं के किसानों को नुकसान नहीं है। अब इन फालतू की बातों से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ होता तो 4 राज्यों में इस तरह से सरकार ना बनती। और ये वो लोग हैं जो आज इस हरियाणा की बात करते हैं, हरी भूमि की बात करते हैं, तो कुछ दिनों बाद ये हरियाणा को खालिस्तान बना देंगे अगर इस तरह का कब्जा रहा। और 2000 जो मैं वत्स जी से ही पूछना चाहूंगी, रोजगार की बात करते हैं, 2014 से पहले जिन लोगों का रोजगार था 10 सालों में पैदा हो गए, वो 10 सालों में वो सड़कों पर आ गए, 10 सालों में उनकी उम्र बढ़ गई। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो सभी को रोजगार मिले होंगे समय की पाबंदी 6000 सम्मान। समय की पाबंदी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में जुबानी हमले हो रहे हैं, दल बदल भी जारी है। तो आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।